नमस्ते मित्रों। देखिए कि हम आज AKB जिग ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पे आप हैं 12th क्लास का जियोग्राफी पेपर है, उसके आंसर की देखेंगे। तो शुरू से लेकर के अंत तक पूरा बने बने रहेगा और पूरा पेपर पर डिस्कस करेंगे। कहाँ से प्रश्न आते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं, सारा जो आपके दिमाग में भ्रम चल रहा है उस भ्रम को दूर करने की कोशिश करूँगा। तो देखिएगा, फर्स्ट प्रश्न हमारा रहेगा। फर्स्ट प्रश्न है, मैं सारे प्रश्न हैं बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, उस पर सारे डिस्कस करेंगे। तो शुरू से लेकर देखिएगा। नीचे दिए गए बहुविकल्पी प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो फर्स्ट प्रश्न है, इसका रहेगा मानव भूगोल है, मानव समाजों और धरातलों के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की यह परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा मित्रों रेड जेल ने दी है। तो इसका ये प्रश्न कहाँ से आता है, कैसे प्रश्न आता है, तो इसके ऊपर देखिएगा। तो ये रहा प्री बोर्ड की कॉपी। तो प्री बोर्ड की कॉपी पहला प्रश्न यही था और उसका बी ऑप्शन था, उसका आंसर रहेगा रेड जेल। तो अब सेकंड प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो सेकंड प्रश्न आज का हमारा रहेगा, सेकंड प्रश्न है, निम्नलिखित में से एशिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? सीधे सीधे प्रश्न दे रखा है कि एशिया का सबसे सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो उसका आंसर रहेगा चीन। और सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश भी चीन है। और सीधे सीधे ये प्री बोर्ड से आया है। और नोट्स देखा जाए तो सीधे सीधे नोट्स से आते हैं। तो इसका आंसर है चीन। तो उसके बाद है हमारा प्रश्न रहेगा अगला, तीसरा प्रश्न, फर्स्ट प्रश्न का तीसरा प्रश्न। फर्स्ट प्रश्न का तीसरा प्रश्न यदि देखा जाए कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में, सीधा सीधा प्रश्न नोट्सों से आता है कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थानांतरण कृषि को क्या कहते हैं? तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य जिसमें सेवन सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं, अन्ना मम्मी एम ट्रिक भी है। और यदि सेवन सिस्टर है, 7 बहनों के नाम से जाना, उसमें यदि स्थानांतरण कृषि और जिसको दहन कृषि भी कहते हैं, कृतन कृषि भी कहते हैं, तो इसमें हम यदि इसको पूछा जाए कि स्थानांतरण कृषि को क्या कहते हैं, तो जूमिंग कृषि कहते हैं। इसके बाद है इस पे यदि अब उन्हें देखा जाए तो सीधे सीधे देखिएगा कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में जूमिंग कहते हैं, मध्य अमेरिका या मैक्सिको में मिल्पा कहते हैं, मलेशिया और इंडोनेशिया में लादांग कहते हैं, वियतनाम में रे कहते हैं, और राजस्थान में यदि बात की जाए तो इसको वालरा कहते हैं। किसको? स्थानांतरण कृषि को। और इसको हमने डायग्राम पे भी देखा है कि वालरा राजस्थान में, जूमिंग यानी अन्ना मम्मी एम पूरी राज्य जिसको सेवन सिस्टर के नाम से, और मिल्पा और रे, ये आप देख सकते हो। अगला प्रश्न हमारा रहेगा कि आधारभूत उद्योग, सीधा सीधा प्रश्न आया है कि आधारभूत उद्योग है कागज, चमड़ा, लौह इस्पात, वस्त्र। तो इसका आंसर रहेगा हमारा लौह इस्पात। तो इसका कहाँ से प्रश्न कैसे आता है? तो सीधे सीधे देखिएगा, उद्योग कच्चे माल के से निर्मित वस्तुएं बनाने वाली और इकाई उद्योग कहते हैं। और कच्चे माल के आधार पर हमने सीधे सीधे खनिज आधारित, और खनिज आधारित हमने सीधे सीधे लिखा था कि लौह इस्पात है और एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम का भी प्रश्न आ रखा है, वो भी डिस्कस करते हैं। आगे देखिएगा, पेपर खोल के बैठिएगा और शुरू से लेकर अंत तक अपना मूल्यांकन कीजिएगा, कैसे पेपर हुआ, कैसा नहीं हुआ। और ये बोर्ड से पहले एक की है। तो इसमें देखिए अगला प्रश्न 5वां, तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण है। तो तृतीय क्रियाकलाप परिवहन है, कृषि है, खनन है, अनुसंधान है। तो तृतीय क्रियाकलाप, अब सबसे पहले तो तरीका आना चाहिए कि ऑप्शन काटना चाहिए। अनुसंधान नहीं हो सकता, कृषि और खनन नहीं हो सकता, और सीधा हमारा ऑप्शन रहेगा परिवहन। तो परिवहन है, कैसे कहाँ से प्रश्न है? तो देखिएगा, ये हमने तृतीय क्रियाकलाप के प्रकार में देखा था। पहला देखा व्यापार और वाणिज्य, दूसरा देखा था परिवहन, तीसरा संचार और सेवाएं। यदि उसमें ऑप्शन में देखा जाए तो सीधे सीधा आया हमारा परिवहन, यहीं से पुट अप हुआ है। और इसके साथ साथ हमने ये भी लिखा है कि विनिमय के अंतर्गत व्यापार, परिवहन और संचार सुविधा सम्मिलित होती है। इसके आधार पर आप इस आंसर दे सकते हो। अगला प्रश्न हमारा रहेगा वो है 6वां प्रश्न, और सीधा सीधा हमारा प्री बोर्ड से प्रश्न आए हैं। आधुनिक संचार का साधन है, तार है, मोर्स कोड है, टेल्स है, इंटरनेट है। तो इसका आंसर रहेगा इंटरनेट। ये सीधे सीधे प्रश्न आया है। तो ये प्री बोर्ड में भी दे रखा था कि इंटरनेट। इसके बाद है हमारा प्रश्न रहेगा अगला। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और बहुत ही प्यारा प्रश्न है।
कौन से समुद्री मार्ग को वहद ट्रैक मार्ग कहते हैं? तो कौन से समुद्री मार्ग को वहद ट्रंक मार्ग कहा जाता है? तो उत्तर प्रशांत समुद्री मार्ग, उत्तरी दक्षिणी अंटार्कटिका समुद्री मार्ग, उत्तरी अंटार्कटिका समुद्री मार्ग और दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग। तो इसमें हमारा आंसर रहेगा कि कौन सा? तो उत्तरी अंटार्कटिका यह समुद्री मार्ग है, यह वहद ट्रंक के नाम से जाना जाता है और ये व्यस्तम मार्ग भी है। क्यों? एक तो अंटार्कटिका बात की जाए जिसकी आकृति एस आकार की है, यदि उत्तर में कहा जाए तो ये व्यस्तम है, एक दक्षिणी है, और प्रशांत की बात है उत्तर और दक्षिण। तो हम बात करेंगे उत्तर अंटार्कटिक समुद्री मार्ग है, यह वहद ट्रंक के मार्ग के नाम से, जिसको व्यस्तम मार्ग भी कहते हैं। और अगला प्रश्न हमारा रहेगा, अब देख लो सीधे सीधा प्री बोर्ड में दे रखा था कि वहद ट्रंक महामार्ग को उत्तरी अंटार्कटिका समुद्री मार्ग को कहा जाता है। यह पश्चिमी यूरोप को दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका से जोड़ता है। विश्व का एक चौथाई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसी मार्ग से किया जाता है। इस प्रकार आप देख सकते हो। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, सीधे सीधे प्रश्न आया है और बहुत प्यारा प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि एशिया का आंतरोपपतन, एशिया का आंतरोपपतन तो रोटरडम है, सिंगापुर है, कोपेनहेगन है और मुंबई है। तो आंतरोपपतन एशिया का पूछा है, मैन इस पे एशिया पे फोकस करोगे तो एशिया का पूछा है, सीधा सीधा दे रखा है एशिया का सिंगापुर। देखिएगा, आंतरोपपतन इन्हें एक तरह केंद्र कहते हैं और इसमें विभिन्न देशों से निर्यात होते वस्तु लाई जाती हैं। और उदाहरण के लिए देखो, सिंगापुर एशिया के लिए और यूरोप के लिए रोटरडम और बाल्टिक क्षेत्र के लिए कोपेनहेगन, ये तीनों दे रखा है। और बाल्टिक का पूछा जाए कोपेनहेगन, और सिंगापुर पूछा जाए तो एशिया, और यूरोप का पूछा जाए तो रोटरडम। इस प्रकार अलग अलग है। और इससे हम अगले प्रश्न की बात की जाए तो ये आप देख सकते हो एशिया वाला, और इसका विस्तार से और जैसा दे रखा था और वैसा ही पूछ रखा है। अगला प्रश्न पे डिस्कस करेंगे। और अगला प्रश्न हमारा है, विश्व व्यापार संगठन का प्रश्न आया है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? और इस पे ए ऑप्शन था जिनेवा और रोम, दिल्ली, वियना। तो इसमें हमारा रहेगा विश्व व्यापार संगठन जिनेवा। तो इस पे हम देखें कि कहाँ कैसे प्रश्न आया है कि ये प्रश्न सीधे सीधे दे रखा था, WTO विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसका उद्देश्य भी लिखा था कि इसका उद्देश्य वस्तुओं के आयात निर्यात के समय उच्च सीमा शुल्क को कम करना और निष्पक्ष मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना, ये था इसका आंसर। यदि इसके कार्य भी पूछा जाए तो भी विस्तार से हमने अध्ययन किया था। इसके साथ है अगला प्रश्न है, बहुत प्यारा सा प्रश्न है और सीधा सीधा प्रश्न है पूछा गया है। अगला प्रश्न है, गैरिसन नगर का उदाहरण है। गैरिसन कह सकते हैं सैनिक समन्वयक से संबंधित प्रश्न है कि हरिद्वार है, उज्जैन है, अंबाला है, पुष्कर। तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा अंबाला। अब अंबाला कैसे देखिएगा, 6 प्रकार के नगर थे, उसमें वाणिज्य, खनन और गैरिसन। गैरिसन आप देख सकते हो सीधे सीधा आपको मानचित्र पे लिखा था, उद्यमपुर, जालंधर और अंबाला, और इसमें सीधे सीधा होगा अंबाला। इसके साथ अगला प्रश्न है और प्यारा सा प्रश्न और सीधे सीधा प्रश्न आया है। अगला प्रश्न, पेय फसल है, इनमें से कौन सी ऐसी फसल है जो पेय फसल है, अन्न पीने योग्य है? रागी है, अंगूर है, कॉफी है, गन्ना है। तो इसका होगा तो सीधे सीधा कि कॉफी। पेय कौन सा है? कॉफी, ये होगा। अब देखो प्रश्न, अब सीधे सीधा ये प्रश्न, अब कम से कम बच्चों को ये पहले प्री बोर्ड से मालूम हो जाना चाहिए कि प्री बोर्ड में हाँ ऐसे प्रश्न आते हैं क्या, परीक्षा में इसका महत्व है। हाँ जी, इसका भी महत्व होता है कि कॉपी का पेय पदार्थ है। अगला प्रश्न है और बहुत प्यारा प्रश्न है, बार बार कंपटीशन एग्जाम में भी प्रश्न आता ही है और कंपटीशन एग्जाम को देखते हुए और हमें बोर्ड परीक्षा में भी मिल गया। अरवारी पानी संसद है किस राज्य की जल संभर प्रबंधन योजना है? तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। और राजस्थान में विशेषकर कहां से? अलवर, ऐसे अलवर, ऐसे अरवारी। और तीनों ही जल संभर योजना है। जैसे हरियाली, ये भी आ गया था कि ये किस सरकार की है? तो ये केंद्र सरकार की है। तो ये भी प्रश्न आया था, आगे बताते हैं कि नीरू मीरू और कार्यक्रम ये आंध्र प्रदेश का था और अरवारी पानी संसद ये अलवर राजस्थान से संबंध है। और इसमें सीधे सीधे हमें क्लिक करना था राजस्थान। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, बहुत प्यारा प्रश्न है। अगला प्रश्न है,
भारत सरकार ने देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया था? भारत सरकार ने जल क्रांति अभियान चलाया था। इसमें पानी बचाओ, पर्यावरण बचाओ, नीरू मीरू ये नहीं थे, और इसमें जल क्रांति ये राइट होगा। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, सीधा सीधा प्रश्न है, धात्विक खनिज कौन सा है? ग्रेफाइट, माइका, तांबा, पेट्रोलियम। तो सीधे सीधे आंसर होगा तांबा, और इसका विश्लेषण देख सकते हो आप। ये रहा खनिजों के प्रकार, धात्विक, अधात्विक, और धात्विक में ही लो एलो दो भागों में बांटे थे, और इसमें सीधा सीधा दे रखा था तांबा। यानी धात्विक पूछा था तब आप लो एलो को भूल जाइए, और सीधे सीधा आपको क्लिक करना है कि मैग्नीज भी धात्विक है, लोहा भी धात्विक है, तांबा भी धात्विक है, और बॉक्साइट भी धात्विक है। तो ये तांबा सीधा सीधा प्रश्न आया था, तो अपन क्या करेंगे, धात्विक है तो कौन सा हो गया, तांबा। बाकी आप देख सकते हो सारे पेट्रोलियम, कोयले और प्राकृतिक गैस वगैरह, ये माइका वगैरह देख लो, माइका भी आया ऑप्शन में अधात्विक है, और वहीं ऑप्शन आया है कोयला आया अधात्विक है, और यदि पेट्रोलियम की बात की जाए वो भी आया था। तीनों यहाँ से आए, और एक ये रहा तांबा। कुल मिला के चारों ही इसमें से ही आए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और प्यारा सा प्रश्न, और हर बार कंप्यूटर एग्जाम में भी आता है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? अब लोहा, एल्यूमिनियम, मैग्नीज और सोना। सीधे सीधे इसका आंसर रहेगा एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम को देखते हैं, ये रहा बॉक्साइड और एल्यूमिनियम दोनों भी साथ, और इसका क्षेत्र भी है, यानी ये बॉक्साइड सीधा सीधा किसका होगा, एल्यूमिनियम। बहुत प्यारा प्रश्न है, और बार बार कंपटीशन एग्जाम में ये इंदिरा गांधी नहर वाला प्रश्न आता है। और इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, जमनालाल बजाज ने, कंवर सेन ने। ये किसने की थी? कंवर सेन ने। अब देखिएगा, इंदिरा गांधी नहर है कमान क्षेत्र। इंदिरा गांधी नहर है कि पश्चिमी राजस्थान की मरु भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की योजना कंवर सेन, ये रहा सीधे सीधा कंवर सेन ने, और कंवर सेन ने 1948 में पत्र लिखा जिसका नाम था बीकानेर में पानी की आवश्यकता था। यानी पत्र का नाम क्या है? बीकानेर में पानी की आवश्यकता। इसका निर्माण है वित्तीय बैंक के सहयोग से हुआ। यानी कहीं से कैसा भी प्रश्न पूछता है, शिलान्यास किसने कराया, उद्घाटन, कैसे भी प्रश्न पूछता थे, हम एक्टिव थे। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़क है बनाने का कार्य कौन सा संगठन करता है? तो सीमा सड़क। राज्य सड़क नहीं करता है, राष्ट्रीय, जिला, तो कौन सा करेगा? सीमा सड़क। आप पेपर लेके बैठिए बोर्ड का, और अपने की को मिलाइए कितने सही है कितने गलत है, और सीधे सीधे इसमें से आए। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा बहुत प्यारा प्रश्न है, और बार बार कंप्यूटर एग्जाम में यह आता है कि बंबई पतन के दबाव को कम करने के लिए किस अनुषंगी पतन का, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, किस अनुषंगी पतन का निर्माण किया गया है? चेन्नई, मारमोगा, कांडला और जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। अब देखिएगा, सीधा सीधा बंबई पतन महाराष्ट्र में। बंबई एक प्राकृतिक बंदरगाह है, यहाँ से नहीं है, तो इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखते हैं कि महाराष्ट्र में इस बंदरगाह का विकास है मुंबई बंदरगाह का भार कम करने के लिए किया गया है। तो सीधे सीधा यहीं से पूछा गया है कि बंबई बंदरगाह को भार का कम करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न हमारा है, और अगले रिक्त स्थान वाले से प्रश्न, और बहुत प्यारे प्रश्न हैं। पहला है, जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था है वो उच्च प्रजनन और उच्च मृत्यु दर, प्रथम अवस्था। और उसके बाद मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन है डॉक्टर महबूब उल हक है। उसके बाद है अंगूर की कश्ती, भूमध्य क्षेत्र की विशेषता ही है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र की। प्रमोद के लिए उद्देश्य की गई यात्रा को पर्यटन कहते हैं। व्यक्तियों व वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की सेवा को परिवहन कहते हैं। खाली स्थान को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार, पतन कह सकते हैं। यहाँ पर बच्चों को भ्रम था कि इसमें लिखे क्या, पतन लिखे या बंदरगाह लिखे। आप पतन भी लिख सकते हो और बंदरगाह भी लिख सकते हो, दोनों एक ही नाम है। 2011 की जनगणना के अनुसार खाली स्थान भारत में सर्वाधिक है जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार। रानीगंज और झरिया ये खनन है नगरों के उदाहरण है। आप बहुत सारे नगर लिखे थे, उसमें से एक खनन नगर है। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जल संभर है विकास है, ये अभी मैंने बताया था हरियाली, वो यही था। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम है, ये चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत था। यहाँ पर आएगा चौथी पंचवर्षीय योजना।
चौथी और पांचवी दोनों थी, लेकिन इसने कहा कि प्रारंभ किसमें हुआ था, चौथी पंचवर्षीय योजना। अब देख सकते ये सीधे सीधा एक प्रश्न का उत्तर रिक्त स्थान का डॉक्टर महबूब उल हक था। दूसरा का था भूमध्य सागर में, इसमें उल्टा आया है कि कौन सा होगा, तो अंगूर की खेती कौन से क्षेत्र में होती है, तो भूमध्य क्षेत्र। तो अपन ने वहां पर है उल्टा लिखा था कि भूमध्य क्षेत्र में कौन सी होती है, तो अंगूर। ये प्री बोर्ड में था। अब ये देख सकते हो प्रथम अवस्था में क्या है कि उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, ठीक है, दोनों में देख सकते हो। और इसके बाद है ये देख सकते हो मानव विकास वाला, इस प्रकार ये सर। और एक वो गैरिसन वाला देख सकते हो, ये रहा अंबाला, नीमच, जालंधर, महू, बबीना और ये रही। और उसके बाद है खनन क्षेत्र ये रहा झरिया और रानीगंज किससे, तो कौन से क्षेत्र से, तो खनन क्षेत्र से। और इसके बाद है कोई भी पूछ सकते तो अपन एक ही डायग्राम में, एक ही सारणी में सारा कुछ था, और सारा कुछ अपन याद था। कैसे भी प्रश्न घुमा के पूछे तो अपन एक्टिव थे। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, ये देख लो हरियाली, ये किसका था, केंद्र सरकार का। वैसा प्री बोर्ड में वैसा प्रश्न है। ये देख सकते हो सारा रानीगंज और झरिया वाला सीधे प्रश्न पूछा, झरिया और रानीगंज। और उसके बाद है ये गैरिसन वाला अंबाला था उसमें, राइट है। ये हरियाली वाला केंद्र सरकार की योजना। ये सूखा संभावित क्षेत्र, ये रहा चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना, इसका विकास किया। लेकिन उसने पूछा कि कहां से प्रारंभ हुआ, कौन सी योजना थी, चौथी इसमें राइट था। इसके बाद है ये जनसंख्या वितरण, उसमें एक प्रश्न था कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला, ये रहा बिहार 2011 के अनुसार, और 2011 के अनुसार बिहार था और 1106। और कैसे भी प्रश्न पूछते, चाहे बिहार के सर्वाधिक जनसंख्या कैसे भी, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला ये भी सारा, भारत में न्यूनतम वाला जिला, 10 की सर्वाधिक को कम और न्यूनतम में सर्वाधिक को कम, सारे एक ही नोट्स में सारा क्लियर था। और उसके बाद ये शिव का संभावित क्षेत्र है, उसका आंसर है। और जनसंख्या वितरण ये सारा रहा। आगे वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब है अति लघुरात्मक प्रश्न। दो प्रश्न हमारे क्लियर हो गए, रिक्त स्थान वाले और बहुविकल्प प्रश्न। और बहुविकल्प प्रश्न कैसे आते हैं, क्या आते हैं, सारा आपको डिस्कस करके बता दिए गए। और आपको अब पूरा आगे बोर्ड क्लास की जो तैयारी करेंगे वो इस प्रकार करना। अब अति लघुरात्मक प्रश्न है, क्या आते हैं कि मुख्य सरमेके किसे कहते हैं, बड़े प्रश्न को जूम करके लेते हैं कि मुख्य सरमेके किसे कहते हैं। और मुख्य सरमेक का सीधा प्रश्न आया है, ये रहा मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक दोनों को दे रहेगा। मुख्य श्रमिक जो 183 दिन में कम से कम है और 183 दिन कार्य करते हैं, यानी कम से कम कितने दिन कार्य करते हैं, 183 दिन, वो मुख्य। और उसके बाद सीमांत है वो 183 दिन, यहाँ 183 दिन है से कम कार्य करते वो सीमांत होते हैं, यानी ये भिन्न क्षेत्रों में होते हैं। इस प्रकार है आप कह सकते हैं। उसके बाद है कि नहीं, दो परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के सुझाव, ये रहे अपरंपरागत ऊर्जा स्रोतों के सुझाव, तो ये रही सारा वैसा प्रीबोर्ड। यानी अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत ये प्रदूषण नहीं करते हैं, अपरंपरागत नवीनीकरण संसाधन में आते हैं, क्योंकि एक बार समाप्त होने के बाद इसका दोबारा उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, उन भूवैज्ञानिक कालों के नाम लिखिए जिनमें भारत में कोयला निर्माण हुआ है। और उसमें दो ऐसे थे जिसपे हमने डिस्कस किया था, अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत है, ये तो ये रह गया। अगला प्रश्न ये रहा, यानी उन भूवैज्ञानिकों के नाम बताइए, उन भूवैज्ञानिकों के नाम बताइए जिनमें भारत में कोयला का निर्माण हुआ है। तो इसमें पहला रहा गोंडवाना कोयला प्रमुख क्षेत्र, और कौन कौन से क्षेत्र है भारत में वो भी दे रखा है। और उसके बाद टर्सरी कोयला प्रमुख क्षेत्र, दोनों ही दे रखा है। और यदि यूट्यूब चैनल पे आप नए हो तो फर्स्ट बार जोड़ रहे हो, आगे भी क्लास देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला है कि पल्ली बस्ती के दो स्थानीय नाम कौन से, पल्ली बस्ती के स्थानीय नाम, सीधा प्रश्न। पल्ली बस्तियों के स्थानीय नाम, इसको पाला, पान्ना, पाड़ा, नगला, ठाणी, ये पल्ली और इनके स्थानीय नाम है। ये पल्ली बस्तियों के स्थानीय नाम पाला, पान्ना, पाड़ा, नगला, ठाणी, और सीधा प्रश्न है आया है। प्री बोर्ड आपका कैसे प्रश्न आते हैं, क्या आते हैं, ये सब पहले हेल्प। उसके बाद है दो रेशेदार फसलों के नाम बताइए,
दो रिश्तेदार फसलों के नाम, तो ये रहा। अब कैसे भी पूछे, व्यापारी फसल पूछे, नकदी फसल पूछे, वाणिज्य फसल पूछे या रिश्तेदार, तो रिश्तेदार पूछे तो चलो पहला रहा कपास और दूसरा रहा ये हमारा जूट। कैसे भी पूछे, यदि इसका क्षेत्र पूछे और कहाँ सबसे ज्यादा सर्वाधिक है और कहाँ कम है, ये सारा इसके ऊपर डिस्कशन है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मानव भूगोल की कौन सी विचारधारा मार्क्स के सिद्धांत है। इस पर डिस्कस करते हैं कि मानव भूगोल है, ये रहा मार्क्स, अमूलवादी रेडिकल विचारधारा जो मार्क्स के सिद्धांत पर डिपेंड है। अगला प्रश्न है, आवधिक बाजार, नाम से स्पष्ट है एक अवधि विशेष अवधि में लगाया गया बाजार आवधिक बाजार कहलाता है। इससे अगला प्रश्न है कि प्रथम बार है कौन से वर्ष से मानव विकास की रिपोर्ट है प्रकाशित हुई, तो 1990 में। सीधे सीधे प्रश्न है, ये रहा यूएनडी, इसमें 19 डॉक्टर महबूब उल हक है और उसके बाद है 1990, दोनों यहाँ पे एक साथ है। देखिए कजाकिस्तान का भी ये आ गया साथ में और ये भी आ गया। इसके बाद है अगला प्रश्न है, सामाजिक भूगोल के 3 उप क्षेत्र होंगे। अब देखो कोई भी भूगोल को पूछे कि सामाजिक भूगोल पूछे, नगरीय भूगोल पूछे, राजनीतिक है, जनसंख्या, आर्थिक आधार, तो हमें पूछा है सामाजिक भूगोल। 3 पूछते हैं तो व्यवहारिक भूगोल, सामाजिक कल्याण भूगोल, अवकाश भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और चिकित्सक भूगोल। हमें 4 पूछा है, 4 लिखना था। इसके बाद है अगला प्रश्न हमारा, मानव विकास के किन्हीं 3 उपागम। अब 4 उपागम थे और 4 में से 3 का पूछा है, आय उपागम, कल्याण उपागम और आधार उपागम। सीधे सीधा प्री बोर्ड का यह महत्व है कि कहां से कैसे प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न हमारा रहेगा सटा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की श्रमजीवी कार्यशील जनसंख्या को कितने वर्गों में बांटा गया है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, देखिएगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की श्रमजीवी यानी कार्यशील जनसंख्या को कितने वर्गों में और किन्हीं 2 के नाम लिखने, कितने वर्गों में बांटा गया और किन्हीं 2 के नाम लिखने थे। तो देखिएगा श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन, और इसको देख सकते हो, और मुख्य रूप से मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक, और इसको देख सकते हो मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक, कायिक घनत्व और कृषि घनत्व, कृषि जनसंख्या, श्रमजीवी जनसंख्या। आप किसी 2 का नाम लिखना था। अगला प्रश्न हमारा रहा, प्यारा सा प्रश्न है, और पहाड़ी क्षेत्र के विकास के लिए 2 सुझाव देने थे, यानी पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को किस प्रकार सुविधा देनी है, उस पर 2 आपको लिखना है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में विकास हेतु सुझाव, नगरीय केंद्रों में जनसंख्या का प्रवास है करना लाभान्वित है, तो उनको सभी को एक जैसी सुविधा देना, ये रहा सुझाव है। और भी कह सकते हो कि उनको बहुत सारे जो समस्या हो, जैसे भूस्खलन है, भूस्खलन समस्याओं से निजात पाना, तो बहुत सारे ऐसे आप सुझाव दे करके उनके क्षेत्र में विकास की गंगा बहा सकते हो। कि अब द्विपक्षीय व्यापार, बहुपक्षीय व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए, और सीधे सीधा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 2 प्रकार, एक है द्विपक्षीय व्यापार यानी दो देशों के बीच, नाम से स्पष्ट है द्विपक्ष, 2 पक्ष होने चाहिए, 2 देशों के बीच में वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करना द्विपक्षीय व्यापार कहलाता है। और बहुपक्षीय की बात की जाए तो 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करना बहुपक्षीय कहलाता है। नाम से स्पष्ट प्रश्न था। अगला प्रश्न है हमारा, तरल व गैसीय पदार्थों के परिवहन के लिए आप परिवहन के किस साधन का चयन करेंगे। तो सीधे सीधे प्रश्न आया कि तरल व गैसीय पदार्थों के परिवहन के लिए आप किस प्रकार के साधन, तो इसमें सीधे सीधा कि पाइपलाइन का, हम देखिए तेल व गैस है पाइपलाइन का प्रयोग है गैस एवं तरल पदार्थों के लंबी दूरी, ये सीधे सीधे प्रश्न, लंबी दूरी और इसके साथ साथ है अत्यधिक सुविधाजनक सक्षम है परिवहन प्रणाली, इससे पाइपलाइन में ठोस पदार्थ और घोल गारा बनाकर प्रभावित किए जा सकते हैं। ये था सीधे सीधे, आप इस पे पूरे लिख सकते हो। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, और बहुत प्यारा प्रश्न है, पेट्रोलियम से संबंधित। भारत में पेट्रोलियम पदार्थ में आयात में वृद्धि के 2 कारण लिखने थे, यानी एक तो आप सीधी सी कल्पना कर सकते हो, और कल्पना करके आप आसपास में क्षेत्र, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि, पहले इतनी जनसंख्या वृद्धि थी नहीं, अब जनसंख्या वृद्धि है तो मांग, जैसे जनसंख्या ज़्यादा वृद्धि होगी तो मांग ज़्यादा बढ़ेगी, तो मांग ज़्यादा बढ़ेगी तो पेट्रोल क्या होगा, आयात भी ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार है आप लिख सकते हो कि पेट्रोल के ऊपर ये सीधे सीधे प्रश्न आया। अगला प्रश्न हमारा है, जल प्रदूषण निवारण के 2
उपाय बताइए। जल प्रदूषण के 2 उपाय, तो बहुत सारे उपाय लिखे गए थे, उसमें से कोई 2 उपाय बताएं कि मुख्य नदियों के प्राय या पहाड़ी क्षेत्रों में ऊपरी भागों में कम बसे और क्षेत्रों में अच्छी जल गुणवत्ता पाई जाए, और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है जैसे CPCB, बहुत सारे ऐसे आप लिख सकते हो पॉइंट बना करके। अगला प्रश्न हमारा रहा विस्तृत है वाणिज्य अनाज कृषि, 3 विशेषता लिखनी थी। यहाँ चलवासी पशुचारण के 3 क्षेत्रों को स्पष्ट कीजिए था। तो ये रहा विस्तृत वाणिज्य अनाज है कृषि, जिसके खेत क्या होते हैं, भाग बड़ा होता है और इससे पूंजी भी अधिक लगती है। अब विस्तृत होगा, पूंजी तो अधिक खर्च से होनी थी। अब कौन कौन से क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अमेरिका, ये कुछ क्षेत्र थे। और चलवासी पशुचारण के यानी एक स्थान से दूसरे स्थान है, ये भी था। और उत्तरी अमेरिका के अटलांटिक तट के अरब प्रायद्वीप पे होता हुआ मंगोलिया एवं मध्य चीन तक फैला हुआ है भाग ये पूरा। अब उसके बाद पन्नामा और है स्वेद नहर के बारे में सेम टू सेम प्रश्न, ये रहा स्वेद नहर और पन्नामा नहर। आप डायग्राम से भी देख सकते हो, डायग्राम बना करके। अब देखो स्वेद नहर ये रहा मिस्र है, और पन्नामा नहर पन्नामा नगर में। इसके बाद स्वेद नहर में कोई जल बंधक है नहीं है, उसके बाद पन्नामा नहर में जल बंधक है। इस प्रकार आप है उसके ऊपर विस्तार से अध्ययन कर सकते हो। इसके बाद अगला प्रश्न है, इसके अथवा में यह है कि आंतरिक जल मार्ग से आप क्या समझते हैं। विश्व के किसी एक आंतरिक जल मार्ग पर आपको अध्ययन करना था, लेकिन देखिएगा आंतरिक जल मार्ग के ऊपर ये नदी जल हो सकता है, झील ये जल मार्ग हो सकता है, नहर में हो सकता है, बड़ी बड़ी नहरों में। और उसके बाद है इसकी विशेषता और भी लिख सकते हो। और इसके बाद जैसे राइन है, वोल्गा है, डेन्यूब है, इन पे आप अध्ययन कर सकते हो। इसके साथ अगला प्रश्न है, ये देख सकते हो आप, डेन्यूब है, वोल्गा है, और वैर जिले सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग है। इसके बाद है झाबुआ जिले के भू निम्नीकरण को रोकने के लिए किए गए 3 उपायों को सीधे सीधे प्रश्न आए। वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी कारक, ये केस स्टडी में हमने अध्ययन किया था कि झाबुआ जिले मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में यहाँ लोग गरीब के कारण कष्ट झेलते हैं, गरीबी के कारण जंगल और कृषि, इस प्रकार आप अध्ययन कर सकते हैं। इसके ऊपर पॉइंट बना करके आप विस्तार से अध्ययन कर सकते थे। अगला प्रश्न रहेगा हमारा, और ये रहा आधुनिक है बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण उद्योगों के लिए 4 विशेषता। यहाँ लिख सकते हैं आकार के उद्योग के आधार पर, किसी दोनों में से एक, तो आकार के उद्योग के आधार पर सीधे सीधा आया है कि कुटीर उद्योग है, और इसके बाद छोटे उद्योग है, और इसके बाद है बड़े पैमाने पर है उद्योग है। तीनों का देख सकते हो। ये रहा आकार के आधार पर, ये तीनों देख सकते हो, एक कुटीर उद्योग बट छोटे पैमाने पर और बड़े पैमाने पर। यदि आप गूगल पे जाओगे तो ये 4 प्रकार के मिलेंगे। यदि आप बुक की बात करोगे 12th क्लास की, तो उसमें 3 प्रकार के देख रखे, तो आप बुक से संबंधित लिखना है, गूगल का अनुसरण नहीं करना है। इसके बाद हम अगला प्रश्न जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि भारतीय कृषि के किन्हीं 4 समस्याओं पर विश्लेषण। यहाँ भारतीय कृषि के किन्हीं 4 प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो भारतीय कृषि 4 समस्या, पहला है अनियमित मानसून, उसके बाद है निम्न उत्पादन, और इसके साथ साथ है आप खुद भी पॉइंट बना करके बहुत सारे, जैसे भूमि संसाधनों में कमी है, सिंचाई के साधनों में कमी है, इस प्रकार आप लिख सकते हो। उसके बाद हम लास्ट प्रश्न पे बात करते हैं, दोनों ही मानचित्र से संबंधित है, यानी दिए गए विश्व रेखा चित्र। यह है विश्व का मानचित्र, बम्बई है, लंदन है, शिकागो है, सिडनी है। और उसके बाद भारत के मानचित्र है, वो विशाखापट्टनम बंदरगाह से संबंधित, पतन से संबंधित था, कांडला, कोलकाता और पारादीप। और ये तो हर बार आता ही है, और ये बंदरगाह से संबंधित देख सकते हो, ये रहा पारादीप, और उसके बाद है विशाखापट्टनम, उसके बाद है कोलकाता, और उसके बाद ये रहा कांडला बंदरगाह। ये चारों ही मानचित्र से। उसके बाद अगला प्रश्न जो विश्व से संबंधित था, ये रहा बम्बई और परत, और उसके बाद है ये रहा शिकागो। इस प्रकार हमारा पेपर था, और ये मास्को। और आपको कहाँ से प्रश्न आए, कैसे प्रश्न आए, वो आपको विदित हो गया होगा। और आगे जो बोर्ड क्लास की तैयारी कर रहे हैं जितने भी विद्यार्थी हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप पहले तो पॉजिटिव सोच के साथ अच्छे से नोट्स बनाएं,
और जियोग्राफी को एक पढ़ने का तरीका शानदार बताता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आपको मानचित्र पे अप्लाई करना है। जितना आप मानचित्र पे अप्लाई करोगे उतना ही आपका ज्ञान स्थायी होगा। थैंक यू, धन्यवाद।